भ्रामक जानकारी देते हैं। ऐसे ऐसे कैचवर्ड होते हैं जिसमें पता लगता है सरकार कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी। नहीं, उसी पर मैं आ रहा था कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका कोई ना कोई कंट्रोल तो होगा। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं और आप बड़े संस्थानों में काम करते रहे हैं, अभी भी आप कहाँ रह रहे हैं? आप नौकरी छोड़ दीजिए और इस तरह के जो सोरोस फाउंडेशन, देश तोड़ने वाले ताकतें हैं और जो सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर मीडिया कहते हैं, आप यहाँ गोल्फ लिंक्स और जोरबाग में मकान ले लेंगे अमीश जी, आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास जो पूरे विदेशी फंड हैं, विदेशी फंड आपको न्यूज करवाते हैं और विदेशी फंड आपको पैसा देते हैं, और यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं या जो नौकरी छोड़कर इस तरह की बातें करते हैं, मैंने तो कई लोगों के आईटीआर भी जारी किए हैं, उनका कोई कंट्रोल सिस्टम होगा ना। तो मैंने उसमें कहा है कि लोकपाल बैठाइए, या जो सोशल मीडिया के इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दिए, या नहीं तो इंडिविजुअल केबल टेलीविजन नेटवर्क को जो है उसमें संशोधन करके जो अभी तक वो। लेकिन पॉइंट आता है ना, सरकार तो 11 साल से आप ही की है, आप ही के दौरे हुकूमत में इस तरह की अगर फेक न्यूज की प्रणाली चलती है तो जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी तय होती है। नहीं, वो सही है कि हम 11 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन 11 साल से जो सरकार चला रहे हैं उसमें आपको मैं बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो माहौल है, हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला क्या नैरेटिव आता है कि 76 में भारत का संविधान पूरा का पूरा कांग्रेस ने बदल दिया, लेकिन हमारे ऊपर आरोप आता है कि हम संविधान बदल देना चाहते हैं। आपको 75 में इमरजेंसी में आपको पता है कि सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जो भी उस वक्त मौजूद था, सारे के सारे बंद हो गए, पूरी इमरजेंसी लागू हो गई, कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज नहीं लिख सकता था। उन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन उन्होंने ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है अवधारणा जारी किया और 78 में आपको पता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना, उन्होंने किया। लेकिन आज यदि हम कुछ करने की कोशिश करेंगे कि भैया अपने ही संस्थान में एडिटर के ऊपर, सब एडिटर के ऊपर, डेस्क एडिटर के ऊपर, रिपोर्टर के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दीजिए, तो कहा जाएगा कि हम जो है वो पूरा मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारी सरकार का, और मैं आपको बताऊं कि हमारी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी के मालिक नहीं है भैया। हमको ना यूट्यूब को कंट्रोल करना है, ना एक्स प्लेटफॉर्म को करना है, ना प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करना है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करना है। हम तो एक ऐसी कमेटी चाहते हैं जिसमें फैक्ट चेक यूनिट हो, जिसमें लोकपाल हो। लेकिन आरोप तो आप ही की सरकार पे लगता है कि आप तानाशाही चाहते हैं, आप मीडिया गोदी चाहते हैं, यही सब आप पे आरोप लगते हैं। आप ये देखिए ना कि गाना, केवल एक गाने के आधार पर आपको पता है कि किशोर कुमार को जो है जेल भेज दिया गया था, इसी केवल एक गाना गाने के आधार पर। कितने गाने जो है माननीय मोदी जी के खिलाफ 11 साल में बने होंगे। सोशल मीडिया पर रोज जो है उनके माँ को, उनके पिताजी को, उनके व्यक्तित्व के ऊपर रोज गाली होती है, कभी कोई डिग्री के ऊपर गाली करता रहता है। लेकिन आप ये बताइए कि एक आदमी अरेस्ट हुआ है, लेकिन अपोजिशन की जहां जहां सरकार है, स्टालिन के खिलाफ यदि किसी ने कुछ कह दिया, आप देखिए कि बंद होता है कि नहीं होता है। ममता जी के खिलाफ जहां स्टेट पुलिस है वो बिल्कुल संक्षेप में निशिकांत जी पूछना चाहता हूं, अगला सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल में भारी हिंसा हुई, बहुत दुखद है, लेकिन भारत में बैठे विपक्ष के नेता हमारे देश के लिए इस तरह की काम ना करने लगे। मैं आपके मित्र को कोट करता हूं, संजय राउत को, बीजेपी के भी बड़े शुभचिंतक हैं। यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। अब एक सपा के नेता है, वो कहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री का घर जनता ने आग के हवाले कर दिया और 75 साल का तानाशाह यहां सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। राज्यसभा सांसद हैं आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। लोकतंत्र में अगर आप जनता के अधिकार छीनेंगे तो विद्रोह होगा। कांग्रेस के नेता है, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया, अब अगला नंबर आपका है। अब आप बताइए क्या कहेंगे? दुखद है जो नेपाल में हुआ, लेकिन ये देश में काम ना कर रहे हैं करने की। इसमें देखिए, नेपाल दुखद है और नेपाल की घटना के बारे में अपने को जो है सहानुभूति होनी चाहिए, नेपाल के लोगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। आज सुबह ही मैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, एक्सप्रेस में यहाँ काफ़ी दिन तक काम करते रहे और मेरे बहुत करीबी मित्र हैं युवराज घिमरे साहब। आज उनको जो है सुबह मैंने नाश्ते पर बुलाया था, मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठा था, तो मैंने नेपाल को समझने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संजय राउत साहब जो है यदि नहीं रहते तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन संजय सिंह साहब का जहां तक सवाल है, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही बात बोल रहे हैं कि भारत में ऐसा होना चाहिए, नेपाल जैसी स्थिति।
नहीं, मैं ये मतलब लूटम लाट नहीं, खींचम खाची नेताओं के साथ। संजय, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे आंदोलन और निर्भया कांड जो है ये देश भूल चुका है। यदि 2013-14 की स्थितियों को आप करेंगे तो भारत में इस तरह से सत्ता परिवर्तन करके अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार के विरोध में शासन पर बैठ चुके हैं कि हम भ्रष्टाचारी को हटाएंगे। वो बात अलग है कि वो सत्ता में आने के लिए तुरंत जिस कांग्रेस को गाली देते थे उसी सोनिया जी के साथ, शीला दीक्षित के साथ अभी तो ये बीजेपी और मोदी के लिए बोला जा रहा है ना, ये सब कुछ अभी तो आप लोगों के लिए और मोदी के लिए बोला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि वो भूल गए ना। नहीं, जनता को बताना जरूरी है ना। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जितने यूट्यूबर आज की डेट में, जितने बड़े पत्रकार हैं, वो सब तो अरविंद केजरीवाल को बॉस बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के एक बड़े नेता बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के आधार पर जेल में गए और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ, कि उन्होंने जो है लालू प्रसाद जी के साथ हाथ मिलाया, उसी पवार साहब को जो गाली देते थे उसके साथ हाथ मिलाया, शीला दीक्षित के साथ सरकार बनाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको दूसरी बातें कह रहा हूं कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, संजय राउत को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि 2 चीजों के कारण वहां आंदोलन हुए। एक तो परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन हुआ, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। पूरा देश ये मानता है कि मोदी जी